हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला जो सवाल है वो ये है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में किस यूनिवर्सिटी में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। तो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और इनके ही नाम पे एक पीठ स्थापित करने की घोषणा की है हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, यानी कि KUK इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और की है कि इन्हीं 9वें गुरु जी के जो उपलक्ष्य में या इनके 400वां प्रकाश पर्व है इसके उपलक्ष्य में आने वाले 3 अप्रैल 2022 को हरियाणा के पानीपत के अंदर एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। एक बात, दूसरी बात है पानीपत में दरबार साहिब की जो है ना प्रतिकृति इसकी भी स्थापना की जाएगी और इसके अलावा जो है ना इन्हीं के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे ही एक पीठ स्थापित की जाएगी। आपको मैं बता देता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 11 जनवरी 1956 को हुई थी। हरियाणा की ये पहली यूनिवर्सिटी है और गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे, तो टोटल 10 गुरु हुए हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिख धर्म के अंदर सतगुरु यानी कि गुरु और भगत ये कौन कौन थे। जैसे सबसे पहले गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, फिर अमरदास जी, फिर रामदास जी, फिर अर्जन देव जी, फिर हर गोविंद जी, उसके बाद में हर राय जी, हरि कृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। इनमें दो ऐसे गुरु रहे हैं, जैसे सिखों के ये 5वें गुरु और सिखों के 9वें गुरु। इनको जो है वो मुगलों का बहुत ज़्यादा अत्याचार सहना पड़ा था। गुरु अर्जन देव जी जो है इनको तो जहांगीर ने उबलते तेल की कढ़ाई में डाल के मरवाया था। और गुरु तेग बहादुर जी है, यहाँ तो एक दिल्ली के अंदर चांदनी चौक गुरुद्वारा है, शायद आप लोगों ने बहुत बार देखे हैं, दर्शन भी किए हैं उस गुरुद्वारे के। वहाँ पे औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने की वजह से जो है ना शीशगंज गुरुद्वारा जो बोलते हैं, शीश काट दिया था इनका। और भगत कबीर, शेख फरीद और भगत नामदेव ये भी भगत हैं, सिख धर्म से आदितर जाने जाते हैं। सिख धर्म के ग्रंथ में आदि ग्रंथ साहिब है और दसम ग्रंथ भी है। अगला सवाल आता है कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कब से कब तक लगेगा। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन पहले तारीख कोई और थी, अब तारीख कोई और है। अब तारीख बदल के 19 मार्च से 4 अप्रैल, पहले एक्चुअली ये 20 मार्च से 2 अप्रैल था, अब ये 19 मार्च से लेके और 4 अप्रैल 2022 तक जो है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला लगने वाला है फरीदाबाद के अंदर। इस बार ये कौन सा मेला है सर? ये 35वां मेला है, क्योंकि लास्ट टाइम लगा नहीं था कोविड की सिचुएशन के चलते हुए। हालांकि ये मेला लगता तो फरवरी के महीने में है, लेकिन सिचुएशन कोविड की है, इसी करके ये नहीं लग पा रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा सर, इस बार जो है ना पार्टनर स्टेट कौन सा है और पार्टनर कंट्री कौन सी है, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये 35वां मेला है जिसके अंदर पार्टनर स्टेट जो है या थीम स्टेट जो है वो है जम्मू और कश्मीर। आप स्टेट कह दीजिएगा या आप लोग यूनियन टेरिटरी कह दीजिएगा, और आप विदेशी पार्टनर का नाम है उज्बेकिस्तान। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा, ठीक है। अच्छा, 19 से 4 अप्रैल 2022 को होने वाला है फरीदाबाद के अंदर, ये तो हो ही गया। अब देखो इसे स्टार्ट कब किया गया था? इस मेले को स्टार्ट किया गया था 1987 के अंदर। यह मेला जो है तब से लेके हर साल ही लगा है, लेकिन कोविड की वजह से नहीं लग पाया था। अब आप कहोगे सर ये मेला लगता क्यों है? देखो, इस मेले का एक मेन कारण ये है कि भारत के अंदर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे जो हस्तशिल्प है या बहुत अच्छा तरीके का कोई प्रोडक्ट बना रखा है हाथों से या बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे आ जाते हैं। मतलब आप एक जगह से खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। भारत नहीं, अब तो इसे इंटरनेशनली भी बना रहे हैं। जैसे अब उज्बेकिस्तान मान लेते हैं पार्टनर है, तो उस जैसे देश की वहाँ का भी कोई फेमस प्रोडक्ट है उसको भी आप एक जगह यहाँ पे देख सकते हैं या खरीद सकते हैं। यही है इसका एक उद्देश्य। हथकरघा है या हस्तशिल्प है या कोई भी चीज़ है, इन सभी को एक जगह देखा जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि यहाँ का जो सूरजकुंड क्षेत्र है, इससे यहाँ का लोकल जो एरिया है उसके इकोनॉमिक को भी बूस्ट मिल रहा है और वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचाना जा रहा है। यहाँ पे सूरजकुंड एक झील भी है, शायद आप लोगों को ये भी पता होगा, लेकिन खैर अभी इस टाइप की दिख रही है क्योंकि प्रॉपर पानी तो है नहीं, लेकिन हाँ है झील जो आपको पेपरों में पूछी जाती है।
हरियाणा के किस जिले में 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर 1000 एकड़ के अंदर ग्लोबल सिटी है वो बनाई जाएगी। आप लोगों को शायद याद होगा, कल मैंने पढ़ाया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1407 करोड़ की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उनमें से 103 करोड़ से गुरुग्राम में एमबीएस मॉल के पास 4 लेन का यू टर्न अंडरपास बनने वाला है। इसके अलावा 513 करोड़ से दिल्ली जयपुर मार्ग पर 16 स्ट्रक्चर और 800 करोड़ से मार्ग की मरम्मत करवाई जाएगी। 260 करोड़ से तकरीबन नेशनल हाईवे 48 हरियाणा वाले हिस्से का रख रखाव और मरम्मत कार्य किए जाएंगे। 147 करोड़ से लगभग नेशनल हाईवे 919 और नेशनल हाईवे 48 से धारूहेड़ा भिवाड़ी लिंक रोड पर जो है और कापड़ीवास चौक पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। 86 करोड़ की लागत से तकरीबन मानेसर में एलिवेटेड हाईवे और पुल बनाए जाएंगे। 34 करोड़ की लागत से बिलासपुर में फ्लाईओवर, मसानी बैराज के पास पुल, लादूवास गुज्जर में बॉक्स कलवर्ट जो है ना ये बनाए जाएंगे। और गुरुग्राम में लगभग 1000 एकड़ में जो है ना ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जाएगा, ये घोषणा हुई थी रिसेंटली। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुग्राम को बहुत सारे नामों से जानते हैं हम लोग, जैसे कि मिलेनियम सिटी कहते हैं, मेडी सिटी, सोर सिटी, साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, माल सिटी, सपनों की नगरी, लखपतियों की नगरी, चमचमाता शहर, मनोरंजन हब, उद्योग विहार, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल। रिसेंटली गुरुग्राम और पंचकुला इन दोनों को इन्वर्टर फ्री सिटी के नाम से भी घोषणा हुई थी कि इनको करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, गुरुग्राम जो है इसमें 2 नगर निगम है, एक तो खुद गुरुग्राम और एक ये मानेसर। इस मानेसर को नगर निगम के लिए जो है ना घोषणा हुई थी कब? 23 दिसंबर को हुई थी। 23 दिसंबर 2020 को जो है ना इसकी घोषणा हुई थी। इस दिन किसान दिवस था। और एक बात और है कि मानेसर के अंदर टोटल 29 गांव शामिल किए हैं। नियर अबाउट 124 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है ना वो भी शामिल किया गया है। गुरुग्राम में जो उर्दू के कवि है प्रसिद्ध अयोध्या प्रसाद ओलिया, ये गुरुग्राम से ही संबंधित है। हीरो होंडा कंपनी भी शुरुआत में जो है ना गुरुग्राम में ही आई थी। और एशिया का सबसे बड़ा मॉल एमबीएस मॉल भी गुरुग्राम में ही है। फूल मंडी भी गुरुग्राम में है। मानेसर में चौधरी देवीलाल औद्योगिक नगरी है जो 500 एकड़ में फैली हुई है। गुरुग्राम में सोहना कुंड है जो गर्म पानी के चश्मों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लोक प्रशासन संस्थान भी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय उद्यान बाग बोर्ड भी गुरुग्राम के अंदर है। शीतला माता का मंदिर बहुत ही फेमस है, वो भी यहीं पे ही है। 1925 में ज्योतिष मार्तंड अखबार का प्रकाशन भी गुरुग्राम से ही स्टार्ट हुआ था। जूनियर डेविस कप 2022 में रोहतक के बोहर गांव के किस खिलाड़ी का चयन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो इस खिलाड़ी का नाम है वंश नादल, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में होने वाली है ये प्रतियोगिता 11 से 16 अप्रैल तक। इसमें जूनियर डेविस कप 2022 में जो है चमकदार कोर्ट पर हरियाणा का छोरा दमखम दिखाने वाला है भाई। हरियाणा के रोहतक के बोहर गांव के हैं ये वंश नांदल, और इनका जो सिलेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता के लिए हो ही गया है। 15 साल के खिलाड़ी की ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में ये तीसरी रैंक है ये। और इस प्रतियोगिता में भारत है, जापान है, चाइना है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इनके समेत टोटल 19 देशों के खिलाड़ी जो है ना वो हिस्सा लेने वाले हैं। वंश इससे पहले जो है ना 13 से 19 दिसंबर 2021 तक अंडर 18 नेशनल सीरीज़ में गोल्ड मेडल जीता था। और इसके अलावा अंडर 16 नेशनल सीरीज़ में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है। चेन्नई के अंदर जो है ना वो इन्होंने कई सारे टूर्नामेंट में क्वालिफाई भी किया था। 2020 में भी इन्होंने वर्ल्ड टूर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना जूनियर प्रतिनिधित्व किया था भारत का। ऐसे ही 19 के अंदर जो है ना इन्होंने कई सारे टेनिस के खिताब जीते थे। तो मतलब इनकी प्रतियोगिता या यूँ कहिएगा ये काफ़ी कम समय से जो है ना काफ़ी कम उम्र से ही ये गेम में इन्वॉल्व है। ये डेविस कप क्या होता है? डेविस कप जो है ना एक इंटरनेशनल टीम इवेंट होता है, स्पेशली पुरुषों का टीम इवेंट होता है ये। इसकी स्थापना 1900 के अंदर हुई थी और सबसे ज़्यादा टाइटल इसके अमेरिका के सजे हुए हैं, तकरीबन 32 टाइटल ले रखा है। और रिसेंट जो है ना वो रशिया के पास भी टाइटल आया था, रशिया का तीसरा टाइटल आया था। ऐसे कई सारे टीम इवेंट है। डेविस कप है होता है, एक जीन किंग कप होता है, एक हॉपमैन कप है। हॉपमैन कप तो पुरुष और महिला दोनों का ही होता है। एक लेवियर कप है, एक एटीपी कप है। ऐसे कई सारे कप होते हैं टेनिस के। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए इतिहास में पहली बार कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 550 करोड़। अभी रिसेंटली आपको पता है कि बजट आया था हरियाणा का और उसमें कहा गया है
550 करोड़ रुपए स्पेशली जो है ना बजट के लिए है हरियाणा के। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ये है, खेल बजट के लिए इतना पैसा अभी तक कभी आया ही नहीं है। और ये 2-3 बातें तो आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा ही देता हूँ कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्थान है, उसी तरह ही पंचकुला के अंदर राज्य स्तर पर भी खेल संस्थान होने वाला है। 1100 नई खेल नर्सरियाँ बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी सभी की घोषणा हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने की है। ये सरदार संदीप सिंह खुद पेहोवा से जीते हुए हैं और वैसे इनका जन्म स्थान जो है तो वो तो है शाहाबाद, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। इनके जीवन पे सूरमा 1 और सूरमा 2 मूवी बनी हुई है, जिनमें इनका किरदार प्ले किया है दलजीत जी ने, ठीक है। आइए इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन किसे बनाया। बड़ा ही गजब का सवाल है। बताइए डिटेल से सेबी के बारे में और बताइए डिटेल से इनके अध्यक्ष के बारे में भी। कल फिर हाजिर होऊंगा मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, सही सुबह 7 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रात को 9:15 बजे भी लाइव आता हूँ हर रोज़, वहाँ पर भी मुझे आप लोग मिल सकते हैं। धन्यवाद।